हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 लेसन 1 लेक्चर 15 वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। शब्द से काफ़ी स्पष्ट है। द्विध्रुव मतलब ऐसा आवेश का कोई निकाय होगा जिसमें दो आवेश होंगे और दोनों अलग अलग तरीके के होंगे। तो एक दो आवेश होते हैं लेते हैं, दोनों समान, दोनों कितने हैं? दो बिंदु आवेश, दोनों का मान कितना है? Q, लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बड़ी कम होती है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है। नॉर्मली जो हम डिस्टेंस मानते हैं R, तो हमारी ये जो डिस्टेंस होती है ये बहुत छोटी होती है। यानी यदि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम किससे लिखें? यल से लिखें, तो यल जो एक ऑर्डिनरी डिस्टेंस है R, उससे काफ़ी छोटी होती है। यल का जो रेंज होता है ये होता है माइक्रोमीटर या नैनोमीटर। मतलब हमारा जो यल होता है ये 10⁻⁻⁶ मीटर से या 10⁻⁹ मीटर के रेंज का होता है। तो एटॉमिक लेवल की ये डिस्टेंस होती है। ऐसे में जब हम इस सिस्टम को डील करते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम है, और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम हमेशा कहाँ पे फोकस करते हैं? इसके सेंटर पे, जिसे हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं? O से। तो मान लीजिए हम इसे L लिखते हैं, तो इस डिस्टेंस को L या A कुछ भी लिखते हैं। मान लीजिए हम इसे L लिखते हैं, तो इधर की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? L/2, और ये आधी डिस्टेंस भी कितनी होगी? L/2। तो हमेशा अपॉन में फ्रैक्शन यूज करना उतना सुटेबल नहीं होता है, इसीलिए हम इस पूरे डिस्टेंस को यल ना कह के, जब हमें मानना ही है तो कुछ बेहतर माने, तो यल ना लिख के हम क्या मान लेते हैं? 2L, या जो हमारा NCERT पैटर्न है वो क्या लिखता है? 2A। तो यहाँ ऐसा करने से ये डिस्टेंस होती है A और ये डिस्टेंस भी होती है A। अब हम फ्रिक्शन बटे वाले दिक्कत से कुछ बच जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये हमारा O। फिगर एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, A और B। A की वैल्यू है +Q और B की वैल्यू है -Q। दोनों सेंटर क्या है? O, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट किए? 2A से डिनोट किए। ओके, इसे हम कहते हैं द्विध्रुव। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज के कंडीशन में बाहर से अंदर की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर। इसी प्रकार ये भी डाइपोल का भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन होती है -Q से +Q की ओर। तो ये डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया, ये डायरेक्शन है किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और जिसे हम डिनोट करते हैं P से। किससे? P से। तो आप परिभाषा लिखें वैद्युत द्विध्रुव। लिखिए वैद्युत द्विध्रुव ठीक है। लिखें कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं
तो ऐसे वैद्युत निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पूर्णविराम। द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है तथा द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। कैसे? देखिए टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, तो क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो इसका अपना कोई आवेश नहीं होता है इस पूरे निकाय का। आप चित्र बना लें और चित्र का नाम लिख लें। चित्र है किसका? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट हेडिंग हम यूज करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये समझने के लिए पहले आप फॉर्मूला देखिए वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। हम कह रहे हैं कि इसका नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो जब नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। नॉर्मल कंडीशन में यही होता है। कब? जब हम डिस्टेंस लेते हैं R। मतलब यदि ये मान लीजिए ये हमारा एक निकाय है द्विध्रुव, तो द्विध्रुव से किसी बहुत दूरी स्थित किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, निसंदेह 0 होगा। लेकिन इसके अंदर या इसके आसपास के किसी बिंदु पे हमें अलग अलग आवेशों के कारण कुछ वैद्युत क्षेत्र मिल जाता है जिसे हम ज्ञात करते हैं। तो पहला मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमारी कंडीशन है कि जो R हो वो ज़्यादा बड़ा ना हो, 1 के लगभग बराबर हो, क्योंकि इस केंद्र से ज़्यादा दूरी पे हमें कोई वैद्युत क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। इस हेडिंग में आप लिखिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के समीप स्थित बिंदु पर, समीप स्थित जहां लिख रहे हैं वहीं लिख लीजिए R एप्रोक्सिमल, इसको कहते हैं लगभग बराबर। किसका साइन है? लगभग बराबर। R एप्रोक्सिमल A। समीप स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। पूर्णविराम। दूर स्थित R is greater than A। दूर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान सदैव 0 होता है। क्योंकि प्लस Q तथा माइनस Q के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। पूर्णविराम। अब चलिए हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो द्विध्रुव के कारण हम 2 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र बात करते हैं। एक होती है अच्छी स्थिति, एक होती है निरक्षीय स्थिति, एक्सियल नॉन एक्सियल। तो पहली कंडीशन है द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति या अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर। मिटा देता हूं मैं इसे।
ज़्यादा जगह लगेगी, डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम क्या मान लें, हमारे पास एक द्विध्रुव है, ठीक है। द्विध्रुव पे ये हमारा आवेश है +q और ये हमारा आवेश है -q, ठीक। ये जो द्विध्रुव के आगे हमारी क्या है, ये अक्ष है। अक्ष आप जानते हैं, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम बढ़ा दिए तो क्या होगा, क्या हो गया, अक्ष हो गया। अक्ष को हम कुछ नाम दे देते हैं, चलिए हम इसे नाम दे देते हैं x और x', ठीक है। ये हमारा केंद्र है O, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, क्योंकि पूरी दूरी 2a होती है, तो ये दूरी क्या है, a और a है। आप जानते हो कि द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, तो ये हमारा द्विध्रुव होता है। P को हम द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। P का मान होता है 2qa, ठीक है। P की वैल्यू होती है 2qa। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम द्विध्रुव का आघूर्ण और बलाघूर्ण पढ़ेंगे, तो अभी हम इसे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी बस हम द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। तो P को हम द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, जिसकी दिशा ही द्विध्रुव की दिशा होती है, और इसकी दिशा होती है -q से +q की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक बिंदु P है, कैपिटल P, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और मान लीजिए इस केंद्र O से इस P की दूरी कितनी है, r है, ठीक। तो अब हमें अलग अलग निकालना है। हम क्या करना चाहते हैं, हम सबसे पहले P से Q की दूरी +q के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकाल लें, +q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लें, जिसे हम नाम देंगे E +q, ठीक है। और फिर हम क्या करें, -q के कारण P पे वैद्युत क्षेत्र निकाल लें, और जिसे हम नाम देंगे E -q। और फिर हम बिंदु P पे कुल वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या कर दें, E +q और E -q को क्या करें, जोड़ दें। तो यहाँ पे कुल कितना वैद्युत क्षेत्र है हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले E +q और E -q निकालना पड़ेगा। तो E +q हम निकालते हैं तो फॉर्मूला है 1/4πε0। हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिशा की, जब दो तरीके हैं, या तो आप दिशा के साथ चलिए या चिन्ह के साथ चलिए, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, दोनों एक साथ लेके नहीं चल सकते, तो हम दिशा के साथ चल रहे हैं, दिशा के साथ प्लस माइनस डिस्कस करेंगे। तो q बाई r², r मतलब +p से, माफ करिए, +q से बिंदु P की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ये दूरी आप देख के समझ सकते हैं कि यदि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी r है, तो ये दूरी कितनी होगी, r में से a माइनस कर दें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी r - a। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, r - a²।
अब E प्लस क्यू एक वेक्टर है, दिशा किधर होती है विद्युत क्षेत्र की? प्लस से बाहर की ओर, यानी ये किसकी दिशा है? ये दिशा प्लस क्यू से बिंदु P की ओर दिशा है किसकी? E प्लस क्यू की। वही दिशा किसकी है? P की, स्मॉल p की। तो जो दिशा स्मॉल p की है वही दिशा किसकी है? E प्लस क्यू, दोनों एक ही तरफ है। तो हमें तो इसके टर्म में बात करनी है, इसीलिए हम क्या लिख लेते हैं? दिशा यूनिट वेक्टर P। और मॉड हटा सकते हैं आप, तो 1/4 पाई, क्योंकि जब हम वेक्टर लेके चल रहे हैं तो हम इसीलिए मॉड यूज कर ले रहे हैं। तो Q बाई R माइनस ए स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर P। अब यहाँ पे फिर से जब आप माइनस क्यू की बात कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है? माइनस क्यू। हम मॉड में लिखेंगे क्योंकि हमको हम दिशा वेक्टर के थ्रू दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब माइनस क्यू से P की दूरी, तो माइनस क्यू से P की कोई सीधी दूरी हमने लिखी नहीं है। हाँ लेकिन यदि हम R में यहाँ से यहाँ तक की दूरी में क्या ऐड कर दें? A ऐड कर दें तो ये पूरी दूरी हो जाएगी। तो R प्लस ए स्क्वायर, और माइनस के कारण दिशा क्या होती है? अंदर की ओर। तो ये किसकी दिशा होगी? E माइनस क्यू की दिशा। अब देखिए P की दिशा और E माइनस क्यू की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। इसीलिए, लेकिन हमको लिखना किसके टर्म में? हमको तो P के टर्म में ही लिखना है, इसीलिए उल्टी दिशा है, इसीलिए हम क्या लगा दिए? यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस है यहाँ पे, ठीक। ये माइनस क्यू क्या हो गया? मॉड है, तो क्यू आर प्लस ए स्क्वायर किस डायरेक्शन में? P के डायरेक्शन में। मैं मिटा रहा हूँ, आप बना सकते हैं, आपको लिखना भी है। तो आप हेडिंग डाल चुके हैं। हेडिंग में लिखिए कि वैद्युत, हेडिंग में पहले चित्र बना लेंगे और लिखें कि अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान दोनों आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र के मानों के योगफल के बराबर होगा। इसलिए लिखेंगे पहला यहाँ पे, इसलिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, एक लाइन, फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये दूसरा लाइन। पहले लाइन को आप लिख लेंगे समीकरण 1 और दूसरे लाइन को लिख लेंगे समीकरण 2। चित्र बना देते हैं, हटा देता हूँ। फिर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E = E प्लस Q प्लस E माइनस Q, ठीक है। आप दोनों को जोड़ दें तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों में कॉमन है Q, ठीक। बचा यहाँ पे 1/r माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर। दिशाएं दोनों की एक ही हैं। ये हमने कैसे किया? समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। लिखते जाएंगे अब आप मेरे साथ।
इसे सॉल्व करना है, आपका अपना तरीका हो सकता है, तो उसमें कोई ज़्यादा समझने या सोचने की बात नहीं है। दोनों का नॉर्मली एलसीएम लेना ही पड़ेगा, r माइनस ए r प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आएगा r प्लस ए स्क्वायर, तो r प्लस ए स्क्वायर माइनस r माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन वही रहेगी हर जगह। क्यों यहाँ छूट रहा है, ठीक। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे किसका, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, तो माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 2r, ठीक। आप सॉल्व करिएगा और फिर आप लिखेंगे a माइनस बी, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो r से r कैंसिल, क्या बचेगा 2a, ठीक है। किस डायरेक्शन में, p के डायरेक्शन में। हाँ, बगल में जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो हमें लिखना जरूरी है, तो आप लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब देखिए q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 r a बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन हमने पढ़ा है कि हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम कंडीशन की बात कर रहे हैं व्हेन r इज लेस देन a। तो यदि r क्या हो, a से बहुत छोटा हो, इस स्थिति में हम 1 को छोड़ सकते हैं, इस a को छोड़ सकते हैं। कैसे, हम ऊपर वाले a को नहीं छोड़ेंगे, नीचे वाले a को छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले a का गुणा हो रहा है, नीचे वाला a घट रहा है, वो भी वर्ग करके। ऐसा क्यों, देख लीजिए एक एग्जांपल है। मान लीजिए 100 में आप एक छोटी संख्या 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 100 बदल गया किसमें, 10 में, 10 गुना कम हो गया। वहीं यदि आप 100 में घटा दें कितना, जो आप यहाँ भी गुणा किए वो घटा दें, तो कितना होगा 99.9, कितना कम हुआ, 100 और 99.9 में कोई विशेष अंतर नहीं है भौतिक की दृष्टि से। तो और वो भी जब आप एक छोटे संख्या का वर्ग कर देते हैं तो और छोटी हो जाती है। इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दिख रहा है ना, क्या लिखते हैं, बिठा देते हैं ऊपर का 2 लाइन। देखिए E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA, नीचे हमने इस a को छोड़ दिया, तो r स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर 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 का मल्टीप्लिकेशन r टू द पावर 4 किस डायरेक्शन में, p के डायरेक्शन में, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक r से एक r कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारे पास 4qa बाई r³ इन द डायरेक्शन ऑफ p, ठीक है। जब आप आगे द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है p बराबर 2qa, p बराबर होता है 2qa। तो 2qa को आप क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 × 2 लिखिए इसको, तो कितना हो जाएगा 2p बाई
r³ इस डायरेक्शन में, e के डायरेक्शन में। ये आपके दो मेन फॉर्मूले हैं। तो ये था अच्छी स्थिति में। निरक्षी स्थिति में हम अगले टर्म में पढ़ लेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गया, तो इस तरीके से इसको हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे एक बार। और तो ये दो हमारे मेन फार्मूले हैं। इस पे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते रहें, जो दिक्कत होगी हम वीडियो में देखते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।